साउंड टेक 7 एक्शन। चाहिए। इससे पहले भी कई सीएम जेल गए हैं, तो उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया कि जेल से ही चला लेते हैं? लालू हुए, हेमंत सोरेन हुए, ये सब भी तो चला सकते थे। देखिए, जब आप कन्विक्ट होकर जेल जाते हैं, आप हेमंत सोरेन कहां कन्विक्ट? आप पहले में और अब में एक अंतर समझिए। पहले मान लीजिए कि किसी केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, सीआरपीसी में आपके खिलाफ कोई केस होता था। नहीं, इसमें भी वही धारा है। अरे सर सुन तो लीजिए, आप मुझसे सुनने आए हैं। अगर आपको ही सुनाना है तो आप ही अकेले स्टेज पे बैठ जाइए। नहीं। तो बस हवा निकल गई। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पे किसी का आप पे केस हुआ, चाहे भ्रष्टाचार का हुआ, चाहे किसी क्राइम का हुआ, अगर आपका कन्विक्शन होता था और आप जेल जाते थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते। देश का संविधान भी बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अपने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दें तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो अगर आपकी कन्विक्शन हुई और आप 2 साल से ज्यादा आपकी सजा हो गई तो यह बहुत स्पष्ट था कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है विपक्ष पे हमला करने के लिए। ये कानून क्यों बना था? मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि बाकी जो सीएम अंदर गए हैं उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया, जिनका आप हवाला दे रही हैं? हेमंत सोरेन। तो आप देखिए, अगर आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो फिर आपको पता कैसे चलेगा मैं क्या कहने वाली हूं। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं तो कोई नहीं, तो आपको अपने सवालों की लिस्ट खत्म नहीं करनी है, आपको हमारा पक्ष सुनना है, आम आदमी पार्टी की बात जाननी है। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। तो पीएमएलए आज के दिन में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये क्यों बना? ये ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बना और ये टेररिज्म रोकने के लिए बना। इसीलिए ये ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। लेकिन आज पीएमएलए का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने के लिए नहीं होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे होता है। आप पीएमएलए में जेल चले गए, पीएमएलए में बेल उसके बाद आपको मिलती नहीं है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डालो, पता नहीं वो कब निकल के आएंगे और आप उनकी सरकार गिरा दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला सक्सेस ना हो पाए, वरना आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, कल ममता बनर्जी को जेल में डालेंगे, उसके बाद स्टालिन को जेल में डालेंगे, पिनरी विजयन को जेल में डालेंगे, एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालेंगे और उनकी सरकार गिराएंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस डर में कि इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, इस डर में कि आज अगर 2024 के चुनाव में हमने लोकतंत्र को और संविधान को नहीं बचाया तो शायद 2029 में चुनाव ही ना हो। यह डर आज विपक्ष का है और यह डर देश में बहुत लोगों का है। इसीलिए विपक्ष साथ खड़ा है, देश के लोग साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पंजाब में आपके एमएलए थे शीतल अंगुराल, उन्होंने कहा 25-25 करोड़ की ऑफर है और हमें ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनाया जा रहा है। पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई, 2 दिन पहले वही शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये ऑपरेशन लोटस सही है, शीतल अंगुराल सही थे, या वो एफआईआर गलत है? देखिए, ये ऑपरेशन लोटस कोई पंजाब में थोड़ी हुआ है सिर्फ। आपने इतने स्टेट बनाए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये ऑपरेशन लोटस एक के बाद एक हर राज्य में हुआ है। ये सवाल अगर आप उठाएं कि पंजाब में किसने किसको पैसे दिए, कब दिए, कहां दिए, एफआईआर हुआ, उसकी तो डिटेल हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ही विधायकों को तोड़ती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और चुनाव ना जीतने के बाद सरकार बनाती है। मुझे याद है जब कर्नाटका का लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, अभी के इलेक्शन से पिछला इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। आपके जैसे ही एक टीवी चैनल था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता बैठे हुए थे, तो उनकी एंकर ने पूछा कि जी आपकी तो मेजॉरिटी आई नहीं, आप सरकार कैसे बनाएंगे? और बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। एंकर ने फिर से पूछा जी आपके पास तो संख्या बल नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास अमित शाह है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमित शाह जी जाके विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा, जहां पे विधायकों की खरीद विधायक बिक क्यों जाते हैं? देखिए ना, मतलब मैं बिल्कुल सही बात, मैं खरीदार हूं, लेकिन बिकने वाला क्यों तैयार हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब विधायक खरीदने वाले को देना पड़ेगा कि क्यों करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं ये करोड़ों रुपए। दूसरी बात, आप इस बात को समझिए, मतलब राजनीति पैसे के आगे बिक रही है। बिल्कुल बिक रही है, पैसे के आगे बिक रही है। सीबीआई ईडी के आगे शामिल है, सीबीआई और ईडी के आगे बिक रही है। अभी पर उसमें आपका काला बदला चंडीगढ़ में अभी आप देखिए, आपके एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव पे ही मुझसे पहले कौन बैठा था? प्रफुल्ल पटेल जी बैठे थे, मैन ऑफ द मोमेंट। कुछ समय पहले तक एनसीपी में थे, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के केसों की फहरिस्त थी।
पिछले साल तक माना जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल जी को एयर इंडिया स्कैम में जो 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके साथ छगन भुजबल जी थे एनसीपी में, उनका माना जा रहा था कि इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम, उनका कोई शुगर कोऑपरेटिव स्कैम, उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर एनसीपी छोड़ के ये दोनों नेता चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जाके सारे नेता विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ निकल के आ जाते हैं। पार ठीक है, सबके बिक जाएंगे घर बार, ना मिलेगा किसी से रोजगार। ये है मोदी की गारंटी। ये सारी चीजें देख के शायद मोदी जी को शर्म आ जाए और वो केजरीवाल जी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। ये सच्चे लोगों को तो जेल में और भ्रष्टाचारियों को अपने पास वॉशिंग मशीन में। लेकिन ये किसानों के ऊपर गोलियां चलाते हैं बॉर्डरों पे, लेकिन दिल्ली में आने के लिए किसानों को रोकते हैं। किसान के लिए एमएसपी नहीं दे सकता, ये अडानी को एमएसपी दे देगा। मोदी ईडी से नेताओं को तोड़ रहा है, कोई 400 पार नहीं है, सिर्फ जनता का दिमाग घुमाने के लिए बातें कर रहा है ये। निर्मला सीतारमन उनके पतिदेव कह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, तो 2024 के बाद एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले में। इस देश में प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री है ये। अगर हटा देना वो 400 जो नारे लगा रहे हैं ना, वो सारे फेल हो जाएगा। पंजाब में बड़ा है, बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा है। एक कानून आया सीए, ठीक, सीए को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी ने कहा नागरिकता देने का कानून है, इस पर भ्रम फैलाया गया है, देश के अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में भ्रम फैलाया। लेकिन भ्रम फैला कौन रहा है? वही लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। वो क्या कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि बेटा कागज निकाल लो, जबकि सबको मालूम है कि कागज नहीं निकालने। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसी रीलें वायरल हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब बेटा कागज निकाल लो, खुशखबरी। जब देश की नागरिकता छीनने की बात ही नहीं है किसी लोगों की, तो तुम इसमें बहम कौन फैला रहा है, भ्रम में कौन डाल रहा है? कोई मुस्लिम नेता नहीं डाल रहा, ठीक है। ये बीजेपी के तथाकथित लोग हैं जो आगे या पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। सीए पे किसी की नागरिकता नहीं जा रही, ये सच है, ठीक, और नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें देश के अल्पसंख्यकों को भी समझना है कि हो सकता है सीए के बाद तुम्हें दिक्कत हो, एनआरसी आएगा तब दिक्कत होगी, सीए पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हो सकता है तुम्हें एनआरसी आने पर दिक्कत हो, लेकिन हर दिक्कत के बाद एक सुनहरा दिन आता है। जैसे यूपी के अंदर बूचड़खाने बंद हो रहे थे, जैसी योगी सरकार बनी, जितनी भी गोश्त की दुकानें थी, मीट की दुकानें थी, तुरंत बंद हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने विद्रोह नहीं किया। योगी जी ने एक रेगुलेशन निकाला कि दुकानें टाइलें लगी होनी चाहिए, शीशा लगा हुआ ना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। और वही दुकानें जो पहले इलीगल थी, योगी जी ने उन्हें लीगलाइज कर दिया और शानदार बना दिया। तो हो सकता है एनआरसी आने के बाद तुम्हें दिक्कतें हों, तुम्हें कानूनन सबूत दिखाने पड़े। और जाहिर सी बात है, इस देश के 17 करोड़ मुस्लिम हैं, ठीक, 17 करोड़ में से 16 करोड़ 50 लाख लोगों के पास तो श्योरली उनकी पुस्तकों के कागज हैंगे। 50 लाख लोगों के पास अगर नहीं है तो उस पर लैक ऑफ एजुकेशन है। ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक नहीं है, शिक्षा का अभाव ना होने की वजह से नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो, लेकिन तैयार रहो कि भारत में तुम्हें लीगलाइज होने का मौका मिल रहा है और भारत में गारंटेड तुम पे ठप्पा लगने जा रहा है कि कोई माई का लाल तुम्हें बाहर का नहीं कह सकता। जैसे तुम्हें पाकिस्तानी का टैग दिया जाता है, एनआरसी के बाद ये टैग देने का मामला बंद हो जाएगा। मैं अमित शाह का धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ कैमरे से, ठीक है। ऐसा कानून ला रहे हैं कि जिसके बाद ये जो बाकी लोग तंज कसते हैं ना, ये तंज कसना बंद हो जाएगा। लोगों को गलतफहमी है एनआरसी से मुसलमान बाहर हो जाएगा। कोई बाहर नहीं होगा, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक। लीगलाइज होगा और कानूनन तौर पे होगा और किसी की औकात नहीं होगी कि मुसलमानों को आग भी उठा पाएगा एनआरसी के बाद में। तो ये एक अच्छा कानून है, बस देखने का नजरिया बदल दो। उन लोगों के बहकावे में मत आओ जो चंद हिंदू संगठन के लोग हैं जो कह रहे हैं कागज दिखाने पड़ेंगे। कागज क्या, कागजों का अब्बा भी दिखाना पड़े तो दिखा देना, ठीक है। और